Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Hindi Malhar. So अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 7 चैप्टर्स की जो पोएम है वो रीड कर चुके हैं और उसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी देख चुके हैं। सिर्फ इसकी एक्सरसाइज देखना बाकी है, तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोज़। इफ़ यू हैव नॉट वॉच प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है हेयर पार्ट में से कुछ एक्सरसाइज। चलिए अब हम इन एक्सरसाइज को करते हैं। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर देने हैं और हमें स्टार को मार्क करना है यहाँ पर, राइट। और सबसे लास्ट में यहाँ दिया गया है जो भी आप आंसर लिखेंगे उनको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि आपने वो आंसर क्यों चुने। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है? भलाई के कार्य करते रहना, दीपावली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। सो लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कवि का संदेश है इसमें कि कविता का संदेश प्रेम, स्नेह और सकारात्मकता फैलाने का है जो अंधकार यानी कि दुख और अज्ञानता को मिटा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज, जला दीप पहला तुमने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है? सो यहाँ पे तुम यूज़ हुआ है ना, तो किसके लिए? तूफान से, मनुष्य से, दीप से या तिमिर से? तिमिर यानी अंधेरा। सो मनुष्य से यहाँ पर बात की जा रही है। कविता में बताया गया है कि मनुष्यों ने ही पहली बार अंधकार यानी तिमिर में दीप जलाकर साहस और प्रेम की चुनौतियों का सामना किया था। ओके, सो सेकंड वाला सही है। अब यहाँ मिलान के लिए नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इनको हम इंटरनेट वगैरह से सर्च करके मैच कर सकते हैं। तो एक तरफ दिया हुआ है शब्द और एक तरफ दिया है अर्थ या संदर्भ कि किस सेंस में इस पोएम में यूज़ हुआ है। ओके, सो अमावस का मतलब होता है जिस रात आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, मतलब पूरा अंधेरा रहता है। देन पूर्णिमा, पूर्णमासी मतलब वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है ना, रात को पूरा राउंड आपको चांद देखने को मिलेगा। थर्ड है विद्युत यानी बिजली से चलने वाले दीपक, बल्ब आदि उपकरण। देन युग यानी समय, काल मतलब कितने समय की हम बात कर रहे हैं। युग संख्या में 4 माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ओके, इस तरह से इनको मैच करेंगे। अब नेक्स्ट है, पंक्तियों पर चर्चा करके कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, इसका अर्थ क्या समझ में आया वो बताना है और फिर डिस्कस करके अपनी नोटबुक में लिखना है। सो दिए और तूफान की यह कहानी चलती आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। सो ये पंक्तियाँ संघर्ष और साहस की महत्ता को बताती हैं। कवि कहते हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी अनंत है और हमेशा चलती आई है और आगे तक भी चलती रहेगी। दीपक की पहली लौ जो जल गई वह सोने की तरह मूल्यवान है और निरंतर जलती रहेगी, जो यह दर्शाता है कि प्रेम और सच्चाई की जीत अंततः होती है। मतलब अगर हमेशा दिया जलाने की कोशिश करेंगे तो प्रकाश कभी ना कभी होगा, निशा को सवेरा मिलेगा। मतलब जो अंधेरा है उसमें एक सवेरा यानी रोशनी आएगी और अंधकार मिट जाएगा यानी सभी दुख खत्म हो जाएंगे और जीवन अंततः बहुत सुंदर हो जाएगा। ओके, सो ये इसका मीनिंग है, आप ऐसे लिख सकते हैं। देन सोच विचार के लिए कविता को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए और अपनी नोटबुक में लिखिए। 3 क्वेश्चंस हैं। पहला, कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं का उदाहरण दिया गया है? सो अंधकार को दुख, निराशा और कठिनाई के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देन ये कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है? यह आशा क्यों की गई है? सो इस कविता में ये आशा की गई है कि निरंतर प्रयास करने से अंधकार का अंत होगा और प्रकाश का संचार होगा। ये आशा इसलिए की गई है क्योंकि सच्चे प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, मतलब अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। देन कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात की गई है?
सो कविता में प्रेम और स्नेह के दीपक जलाने की बात की गई है और संघर्षों और कारणों को बुझाने का सुझाव दी गई है ताकि अंधकार मिट सके। नाउ नेक्स्ट इज इस कविता की रचना जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। यहाँ पर इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने या बोलने का प्रयास करना है। आप हाथों से ताली भी बजा सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लग रहा है या अलग अलग, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप खुद ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इस कविता को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस कविता की विशेषताओं की सूची बनाइए। जैसे इस कविता की पंक्तियों को 2-4-2-4 के क्रम में बांटा गया है आदि। 2-4-2-4 मतलब 2 लाइनें हैं, फिर उसके बाद 4 लाइनें एक साथ लिखी हुई हैं, फिर से 2 लाइनें हैं, फिर से 4 लाइनों का एक पैराग्राफ है। राइट, सो ये एक तरीका होता है कविता लिखने का कि क्या विशेषता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लय और समान समय, मतलब इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को बोलने या गाने में समान समय लगता है जिससे इसकी लयबद्धता बनी रहती है। लयबद्धता, एक जो धुन हम गा रहे हैं ना, वो धुन एक जैसी ही रहती है और इसे सुनने में अधिक प्रभावशाली बनाती है। दूसरा, इसकी भाषा सरल है और सहज है जो सभी को समझने योग्य होती है। ये पोयम है। देन प्रतीकात्मक, मतलब कुछ चीज़ों का यूज़ किया गया है किसी और चीज़ को बताने के लिए, जैसे दिया और अंधेरा। ये शब्द क्या है? प्रतीकात्मक हैं, जिनका उपयोग दिए का प्रकाश के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए, पॉजिटिविटी के लिए किया गया है, और अंधेरे का निगेटिविटी के लिए, या जो चीज़ें हमारी सक्सेस में बाधा बनती हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। तो इन्हें बोलते हैं प्रतीकात्मक। ओके, ऐसी बहुत सी विशेषताएँ हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। आपने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है। नाउ फिर से मैच द कॉलम है। यहाँ पर मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़िए। अब मैं सेम कलर से इनको हाईलाइट कर दे रही हूँ, मैं लाइन से इनको मैच नहीं कर रही हूँ कि जो जिसका करेक्ट मैच है हम सेम कलर यूज़ करेंगे। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में सो कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसका मतलब क्या है? विश्व की समस्याओं से एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। देन जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर, इसका अर्थ है दूसरों के सुख चयन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही है अमावस निशासी। यहाँ पर विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है, इस पर बात की गई है। देन नेक्स्ट इज, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे, जो बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। सो विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं है। ये सही मैच है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। अनुमान या कल्पना से, यहाँ अपने समूह से मिलकर चर्चा करनी है। यहाँ 2 लाइनें दी गई हैं पोएम की और इनके बारे में आगे क्वेश्चंस हैं। सो दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दीपक और तूफान की ये कौन सी कहानी है जो सदा से चली आ रही है? सो दीपक और तूफान की कहानी एक प्रतीक है, मतलब एक हम बात कर रहे हैं कि ऐसा होता है जो संघर्ष और साहस और निष्ठा का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हमें अपने अच्छे कार्यों को जारी रखना चाहिए। देन जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। सो दीपक की ये सोने जैसी लो क्या हो सकती है जो अनगिनत सालों से जली आ रही है? तो इसका अर्थ ये है कि जब पहला दीपक जलता है तो वो साहस और प्रेम का प्रतीक बनता है और दूसरों को भी उत्साह देता है, तो उसकी लो अमर रहती है जिससे हर समय प्रेरणा मिलती रहती है। देन नेक्स्ट शब्दों के रूप यहाँ पर लिखा है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। तो अमावस का अर्थ है अमावस्या। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो समान है, लेकिन इनके लिखने और बोलने में थोड़ा सा अंतर आप देख सकते हैं ना। अमावस, अमावस्या, थोड़ा सा डिफरेंस है।
तो ऐसे ही कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इनसे मिलते जुलते दूसरे शब्द कविता से खोज कर लिखिए। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द आपस में चर्चा करके खोजिए और लिखिए। जैसे दिया दीप, दिया दीप, उजेला या उजाला कह सकते हैं हम, अनगिन अनगिनत। तो ये कुछ मिलते जुलते शब्द हैं, हमें खुद से भी ढूंढने हैं। जैसे दिन दिवस, धरा धरती, सिल शिला, है ना। सो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। आपको अगर कोई ऐसे और पेयर्स मिलते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अर्थ की बात। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। इस पंक्ति में चलो के स्थान पर रहो शब्द रखकर पढ़िए। अब इसके बदलने से पंक्ति का अर्थ जो होगा उसमें क्या अंतर आ रहा है, इस पर चर्चा कीजिए। सो जैसे अभी लिखा है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, चलो की जगह रहो कर दो तो क्या हो जाएगा, जलाते रहो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसका क्या डिफरेंस आ रहा है। सो चलो शब्द में सक्रियता है। सक्रियता मतलब कंटिन्यूटी, कि हमें चलते रहना है, हमें कोई प्रयास करते रहना है जो निरंतर आगे बढ़ने और प्रेम से भरे दियों को निरंतर जलाते रहने का भाव देता है। इससे एक प्रकार की गति और निरंतरता का अभ्यास होता है कि हमें कंटिन्यूटी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जब हम रहो शब्द बोलते हैं तो इसमें स्थिरता आ जाती है और ऐसा प्रतीत होता है कि दिए जलते रहे, लेकिन सक्रियता और गति का भाव कम हो जाता है। यह स्थिरता का आभास देता है, मानो प्रेम का दीप एक जगह जल रहा हो। यहाँ पर रहो वर्ड ऐड करने से ये डिफरेंस आया है कि जहाँ पर हम हैं, जिस सिचुएशन में हैं उसी में खुश हैं और खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई दुख आ जाता है तो उसमें हमें आगे बढ़ने का एक जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो साहस नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब हम चलो बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज एक दुख है तो उससे हम डील करेंगे, सिचुएशन को हैंडल करेंगे और आगे फिर एक नया रास्ता निकाल लेंगे। ठीक है। इस बदलाव से पंक्ति की गतिशीलता और सक्रियता की भावना कम हो जाती है, जिससे कविता की प्रेरणादायक और निरंतरता की भावना पर असर पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में प्रत्येक शब्द का अपना विशेष महत्व होता है। यदि वे शब्द बदल दिए जाएं तो कविता का अर्थ भी बदल जाता है और उसकी सुंदरता में भी अंतर आ जाता है। सो नीचे कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियों के सामने लगभग समान अर्थों वाले कुछ शब्द लिखे हैं। आपको उनमें से चुनकर जो सबसे बेस्ट हो इस लाइन के लिए वो फिल करना है। जैसे पहला है, बहाते चलो डैश तुम वह निरंतर, नैया नाव या नौका, नाव सो कभी तो तिमिर का डैश मिलेगा, है ना। तट तीर या किनारा, तो इसका आंसर होगा किनारा। मिलेगा रहेगा डैश पर दिया एक भी यदि, धरा धरती या भूमि, तो इसका आंसर होगा धरा। कभी तो निशा को डैश मिलेगा, प्रातः सुबह या सवेरा, सवेरा मिलेगा। थर्ड है, जलादीप पहला तुम्ही ने डैश की, अंधकार तिमिर या अंधेरे, तिमिर। चुनौती डैश बार स्वीकार की थी, तो प्रथम बार, प्रथम अव्वल या पहली, तो प्रथम बार स्वीकार की थी। ये पोएम से ही हमने वर्ड्स लिए हैं। ये बेस्ट सूटेड वर्ड्स हैं जो हमने फिल कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है प्रतीक। कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ यहाँ पर है रात, सवेरा का अर्थ है सुबह। दो वर्ड यहाँ पर हैं। सो आपने अनुभव किया होगा कि कविता में इन दोनों शब्दों का प्रयोग रात और सुबह के लिए नहीं किया गया है। अपने समूह में चर्चा करके पता लगाइए कि निशा और सवेरा का इस कविता में क्या क्या अर्थ हो सकता है। संकेत जैसे यहाँ दिया है, निशा से जुड़ा है अंधेरा और सवेरे से जुड़ा है उजाला। सो निशा का मतलब होता है रात और सवेरे का मतलब होता है सुबह। तो इन दोनों शब्दों को रात और सुबह के लिए यूज़ ना करके किसी और सेंस में यूज़ किया गया है पोएम में, तो वही बताना है। सविता में निशा का अर्थ केवल रात नहीं बल्कि अंधकार और कठिनाई भी हो सकता है, और सवेरा का अर्थ सिर्फ सुबह नहीं बल्कि उजाला, आशा या नई शुरुआत हो सकता है। यहाँ कवि कह रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं कि एक दिन अंधकार यानी निशा का अंत होगा और उसे उजाला यानी सवेरा मिलेगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं।
कविता में से चुनकर अपने समूह से मिलकर इन पर चर्चा करनी है और सही स्थान पर इसे लिखना है। जैसे कुछ वर्ड्स हैं जो सवेरा से रिलेटेड हैं, वो सवेरा के नीचे लिखेंगे। निशा से रिलेटेड हैं, वो निशा के नीचे लिखेंगे। यानी रात से रिलेटेड तो सवेरा से रिलेटेड। ओके, यहाँ दिए पूर्णिमा दिवस, नाव, किनारा, ज्योति, उजेला, लो, स्वर्ण, ये सारे शब्द हैं जो सवेरा यानी प्रकाश या फिर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी से रिलेटेड हैं। ओके, निशा मतलब रात, तो इनसे रिलेटेड वर्ड्स कौन कौन से हैं? अंधेरा, अमावस, तिमिर, शिला, तूफान, जलना, बुझना। ओके, सो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉक्स है और सवेरा में एक बॉक्स आपको कम पड़ रहा है। मेरे हिसाब से तो ऐसा हो रहा है, लेकिन बाकी आपकी टीचर क्या कराती है उसको आपको देखना होगा। नाउ नेक्स्ट इज, अपने समूह में मिलकर निशा और सवेरा के लिए कुछ और शब्द खोजिए और लिखिए संकेत। यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र को देखिए और इन पर विचार कीजिए। कुछ चित्र यहाँ दिए गए हैं, ये सवेरा और अंधेरा, इन्हीं वर्ड्स को मिलाकर कोई नए वर्ड्स आपको डिस्कस करने हैं। जैसे मैं एक बता देती हूँ, यहाँ ये अंधेरा और सेम चित्र इधर उजाला। ओके, दिन और रात में ये देखने को आपको मिला है, सो दिन और रात एक और पेयर हो सकता है। तो ऐसे ही आप और भी कुछ डिस्कस करेंगे शब्दों को। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पंक्ति से पंक्ति। जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। सो कविता की इस पंक्ति को वाक्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, तुम्ही ने पहला दीप जलाकर तिमिर की चुनौती पहली बार स्वीकार की थी। मतलब दो पोएम की लाइनों को एक लाइन बनाकर एक स्टेटमेंट बनाकर कैसे लिखा गया है वो करना है। सो अब नीचे दी गई पंक्तियों को इसी प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तुम वह नाव निरंतर बहाते चलो। नेक्स्ट इज, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, तो तुम स्नेह से भर भर के ये दिए जलाते चलो। नेक्स्ट, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इन्हें बुझाओ नहीं तो पथ मिलना कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट इज, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी, तो इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पर आज विश्व में क्यों दिन के समय ही अमावस निशासी घिरिया रही है। नेक्स्ट सा सी से का प्रयोग। अब देखो, घिरिया रही है अमावस निशासी, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। ये सी वर्ड लगाकर हमने कुछ वर्ड्स बनाए हैं यहाँ पर पोयम में। सो इन पंक्तियों में से कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींचिए, जैसे निशा सी, स्वर्ण सी, इनमें सी शब्द पर ध्यान दीजिए। यहाँ सी शब्द समानता दिखाने के लिए प्रयोग हुआ है। निशा सी मतलब रात जैसी, स्वर्ण सी यानी सोने जैसी। सो कंपैरिजन के लिए सी से वर्ड लगते हैं। सो सा सी से का प्रयोग तब समानता दिखाने के लिए किया जाता है। सो इनसे पहले डैश का साइन यहाँ पर आप लगाएंगे। सो आप भी विभिन्न शब्दों के साथ सा सी से का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से 5 वाक्य लेखन पुस्तिका में लिखिए। सो उनमें से कुछ हमने जो लिखे हैं वो हैं, उसकी हिम्मत पर्वत सी अड़िग है। पर्वत सी यानी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों जैसी उसके अंदर हिम्मत है। नेक्स्ट, उनका चेहरा चांद सा सुंदर है। चांद सा मतलब चांद जैसा सुंदर है। उनकी मुस्कान फूल सी कोमल है, मतलब फूल जैसी कोमल है। उनकी जो हंसी है वो बहुत सॉफ्ट है ना। वह बारिश सी बरसती खुशी से झूम रही है। सो यहाँ पर किसी की खुशी की तुलना बारिश से की गई है। फिर उसके विचार सागर से गहरे थे। सो यहाँ पर थॉट्स को यानी जो विचार होते हैं उनको सागर यानी समुद्र के साथ कंपेयर किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट से आगे। सो आपकी बात रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यदि एक भी व्यक्ति अपना कर्तव्य समझ ले और दूसरों की भलाई के लिए काम करे तो पूरी दुनिया सुंदर बन जाएगी। आप भी दूसरों के लिए प्रतिदिन बहुत से अच्छे कार्य करते होंगे, अपने उन कामों के बारे में बताइए। सो यहाँ पर दूसरों के लिए काम करने के लिए, जीने के लिए बोला गया है। तो आप क्या क्या दूसरों के लिए काम करते हैं वो आप बताएंगे। मैं यहाँ कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ, जैसे दूसरों की भलाई के लिए मैं कई छोटे छोटे कार्य करता हूँ या करती हूँ, जैसे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद करना, बुज़ुर्गों की सहायता करना, मोहल्ले की सफाई में योगदान देना। आप क्या क्या काम करते हैं वो आप बताएंगे। देन
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में निराश न होने, चुनौतियों का सामना करने और सबके सुख के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया गया है। यदि आपको अपने किसी मित्र को निराश न होने के लिए प्रेरित करना हो तो आप क्या करेंगे या फिर क्या कहेंगे, ये अपने समूह में बताइए। तो आप क्या करेंगे, यदि मित्र निराश हो तो मैं उसे समझाऊंगा कि मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं और उनसे लड़ते रहने से ही हमें सफलता मिलती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपको कभी किसी ने कोई काम करने के लिए प्रेरित किया है? कब, कैसे? इस घटना के बारे में बताइए। तो मुझे एक बार मेरे शिक्षक ने पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित किया था, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और मैंने बेहतर प्रदर्शन किया। यहाँ पर मैं सिर्फ ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको खुद से बताना है। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम जानने वाले हैं, अमावस या पूर्णिमा क्या होती है। तो जैसे 2 लाइनें थी, भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। सो ये अमावस और पूर्णिमा, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अमावस मतलब जिस रात पूरी रात अंधेरा रहता है, चांद दिखता नहीं है, और पूर्णिमा यानी पूरा गोल चांद दिखता है। सो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण क्या है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। सो आप आकाश में रात को चंद्रमा जरूर देखते होंगे। क्या चंद्रमा रोज आपको एक जैसा ही दिखाई देता है? नहीं, चंद्रमा घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर पहले हम ये समझ लेते हैं, तब आगे रीड करेंगे। ओके, सो जो चांद है वो पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से यहाँ पर राउंड राउंड, ये यहाँ पे ये देखो, ये रहा चांद, और ये ऐसे राउंड 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 चक्कर लगाता रहता है धरती के चारों तरफ। ओके, और जो हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये इस सन के चारों तरफ ऐसे राउंड 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 चक्कर लगाती रहती है ना। तो इससे क्या होता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जबकि पृथ्वी सूर्य की। आप ये जानते हैं कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। लेकिन पृथ्वी के कारण सूरज के प्रकाश को चंद्रमा तक जाने में कभी कभी रुकावट आ जाती है। इससे पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जो रोज घटती और बढ़ती रहती है। सूरज का जो प्रकाश बिना रुकावट चंद्रमा तक पहुंच जाता है, उसी से चंद्रमा चमकदार दिखता है। इसी छाया और उजले भाग की में आने वाले परिवर्तन को चंद्रमा की कला कहते हैं। तो चंद्रमा की कला में ही यह अमावस्या और पूर्णिमा शब्द आते हैं। ये हम अभी आगे भी देखेंगे। सो अभी जैसे मैंने आपको समझाया, चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। चांद फिर हमें दिखता कैसे है? पृथ्वी की छाया जो चंद्रमा पर पड़ती है, इस वजह से चंद्रमा का कुछ पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन जिस पार्ट पर सूरज की रोशनी पड़ती है वो हमें दिखाई देती है। चलिए आगे इसको समझते हैं कि चंद्रमा की कलाएं कैसे बढ़ती जाती हैं। और पूर्णिमा की रात चंद्रमा पूरा दिखने लगता है, इसके बाद कला धीरे धीरे घटती रहती है और अमावस्या वाली रात चांद दिखाई नहीं देता। चंद्रमा की कलाओं के घटने के दिनों को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष का अर्थ भी काला होता है। इसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने के दिनों को शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष मतलब उजाला। अब देखो यहाँ पर हम समझते हैं, जब चांद जो है ऐसे नीचे, यहाँ पर अमावस्या है, यहाँ पर ये देखो इस जगह पर अमावस्या है ना। यहाँ पर चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल पूरा अंधेरा है। फिर धीरे धीरे चांद ऐसे, जो ये वाइट वाला पार्ट है हल्का हल्का सा, ये दिखना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। फिर और बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते, है ना, यहाँ पर। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है तो इसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है, ये शुक्ल पक्ष में ऐसे बढ़ते 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 यहाँ पर ये पूर्णिमा आ जाती है। अब पूर्णिमा से फिर इधर से आप एरो के निशान को देखते चलो। जैसे यहाँ से पूर्णिमा से, अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया, ये कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक। कृष्ण पक्ष में क्या होता है? काला। कृष्ण का मतलब काला, यानी कि काला वाला एरिया बड़े होते जाएगा। अब यहाँ पे सबसे कम है, फिर बड़ा 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 बड़ा, और यहाँ पर आते आते चांद बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर ये अमावस्या हो जाएगी। इसके बाद वाला दिन कौन सा आ जाएगा? ये वाला अमावस्या, है ना। तो इस तरीके से इसकी इमेजेस बनती हैं अलग अलग। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर
पूरे एरो के अकॉर्डिंग चल रहा है। यहाँ पर कृष्ण पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आएगी, अमावस्या के बाद फिर यहाँ पर फिर से चांद बढ़ना शुरू हो जाएगा, शुक्ल पक्ष चलेगा, पूर्णिमा आ जाती है। ओके, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा। अब नीचे देखिए इस चित्र में अमावस्या, पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष को पहचानिए। आप तो ये समझा दिया है, अब आप इसको कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं, तिथि पत्र। तो देखिए पूरे के पूरे एक महीना दिया हुआ है यहाँ पर, जनवरी 2023। तो एक महीने में पूरे 31 दिन होते हैं, लेकिन जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिन होते हैं 14-14 दिन के होते हैं। कृष्ण पक्ष में भी 14 दिन और शुक्ल पक्ष में भी 14 दिन, और इस तरीके से 28 दिन का बनता है एक पूरा महीना। सो आप कैलेंडर देखते होंगे, कैलेंडर को हिंदी में हम कहते हैं तिथि पत्र। ठीक है, ये इस तरीके से होते हैं। देखिए जैसे 2023 का मैंने अभी आपको बताया कैलेंडर लिखा हुआ है, इसमें साल और सारे महीने की तिथियां और जानकारी दी हुई हैं। आपने देखे होंगे कैलेंडर्स आपके घर पर। नीचे यहाँ पर एक इमेज भी दी गई है, तो इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, क ख ग घ ड़, तो इनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं? तो यहाँ देखिए जनवरी में कितने डेज़ होते हैं, 31 डेज़ होते हैं। तो हमने यहाँ पर दिए गए महीने में कुल कितने दिन हैं, 31। नेक्स्ट इज़ पूर्णिमा और अमावस्या किस दिनांक और वार को पड़ रही हैं? तो देखिए आप यहाँ पर कैलेंडर को देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 6 तारीख को, है ना, और इसके सामने दिन कौन सा है, शुक्रवार। तो 6 तारीख को शुक्रवार है, क्योंकि एक महीना है जनवरी, पहला महीना होता है, और 2023 को शुक्रवार का दिन है। और फिर अमावस्या किस दिन पड़ रही है? तो अमावस्या ये देखिए 21 तारीख को शनिवार का दिन है, लिखा हुआ है 21 तारीख के नीचे अमावस्या, और ये शनिवार का दिन है ना। तो पूर्णिमा 6/1/2023 को शुक्रवार और अमावस्या 21/1/2023 को शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृष्ण पक्ष की सप्तमी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में कितने दिनों का अंतर होता है? सो यहाँ देखिए कृष्ण पक्ष की सप्तमी कितनी तारीख को है, 14 तारीख को, और शुक्ल पक्ष की सप्तमी कितनी तारीख को है, 28 तारीख को। तो इनमें कितने दिनों का डिफरेंस होगा, 28 में से 14 को माइनस करो, यानी 14 दिनों का अंतर है। ओके, देन नेक्स्ट इज इस महीने में कृष्ण पक्ष में कुल कितने दिन हैं? सो कृष्ण पक्ष में कितने दिन हैं, चलिए काउंट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 7 डेट से स्टार्ट करते हैं कृष्ण पक्ष जो स्टार्ट हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। सो कृष्ण पक्ष में टोटल 14 दिन है, 7 तारीख से स्टार्ट करके और 20 तक। ओके, देन नेक्स्ट इज बसंत पंचमी की तिथि बताइए। तो देखिए वसंत पंचमी कौन सी तारीख के नीचे लिखा हुआ है, ये रही यहाँ पर, वसंत पंचमी 26 तारीख को है ना। तो 26/1/2023 ये शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है, राइट। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज आज की पहेली। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। पवन शब्द का अर्थ है हवा। सो नीचे एक अक्षर जाल दिया हुआ है, इसमें पवन के लिए उपयोग किए जाने वाले अलग अलग नाम या शब्द छपे हुए हैं। उनको खोजकर आपको उनके ऊपर सर्कल करना है, जैसा एक हमने पहले ही यहाँ पर बना के दे दिया हुआ है। देखते हैं कि कितने सही नाम या शब्द आप खोज पाते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे एक ग्रिड दिया हुआ है, हवा एक वर्ड को सर्कल किया गया है ना, बाकी हमें ढूंढने हैं। सो देखो हवा को पवन भी कहते हैं, तो यहाँ पर एक ये हमने कलर किए हुए हैं पवन। ओके, देन अनिल भी कहते हैं, समीर कहते हैं, इसके बाद बयार भी बोलते हैं, हवा को ना बयार बोलते हैं। तो मैंने कुछ ढूंढे हैं, अगर आपको भी मिल रहे हैं तो आप भी उन्हें सर्कल कर सकते हैं। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 7 जलाते चलो पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और चैप्टर 7 तक के सभी वीडियोस के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, आप वहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम चैप्टर नंबर 8 सत्रिया और बिहू नृत्य, ओके, यानी ये एक डांस फॉर्म है, इन दोनों इनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक निबंध है जो जया मेहता जी द्वारा लिखा गया है। ओके, सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज़। इफ़ यू आर डूइंग सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट
Don't forget to subscribe. Thank you.